नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। और दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। बस सबसे थोड़ी ही देर बाद, लगभग 3.5 से 4 घंटे बाद फैसला हो जाएगा। आज शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की मीटिंग शुरू होगी और माना जा रहा है कि आधे से 1 घंटे में नए मुख्यमंत्री पर मोहर लग जाएगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए रविशंकर प्रसाद और जेपी धनखड़ को पर्यवेक्षक बनाया गया है। अगर सीएम पोस्ट के लिए फ्रंट रनर्स की बात करें तो सोर्सेस से खबर आ रही है, उसके मुताबिक 5 चेहरे रेस में है। लेकिन बीजेपी सरप्राइजेस देने के लिए जानी जाती है। जो सूत्रों में नाम चल रहे होते हैं, कई बार वो सामने नहीं भी आते हैं, सरप्राइज पैकेज भी निकल कर आते हैं। लेकिन फिलहाल जो सूत्र कह रहे हैं, जो नाम रेस में हो, उनमें रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा और सतीश उपाध्याय का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। हालांकि एक थ्योरी ये भी आ रही है कि बीजेपी इस बार किसी महिला को मुख्यमंत्री बना सकती है। इस आधार पर रेखा गुप्ता की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। वो महिला भी हैं और बीजेपी के कोर वोट बैंक माने जाने वाले वैश्य समुदाय से भी ताल्लुक रखती हैं। मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट भी करती हैं। शालीमार बाग जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी से भी आती हैं और वैश्य समाज बीजेपी का एक ट्रेडिशनल वोटर माना गया है जनसंघ के दौर से ही। तो कहा जा रहा है कि उनके साथ ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो बहुत फेवर में जाते हैं। और दिल्ली में ही पली बड़ी हैं, डूसू से लेकर संगठन, पार्टी, सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझती हैं, काम कर चुकी हैं, पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता हैं, तो हर फैक्टर उनके फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन सिख मतदाताओं की वजह से मनजिंदर सिंह सिरसा की दावेदारी को भी खारिज नहीं किया जा सकता। बीजेपी पंजाब में अपना वोट बेस बढ़ाना चाहती है। ऐसे में सिरसा की लॉटरी भी लग सकती है। कई लोग ये भी मान के चल रहे हैं, हालांकि सिरसा बीजेपी से मूलतः ताल्लुकात नहीं रखते हैं, बीजेपी के सहयोगी दल से बीजेपी में आए हैं, तो क्या बीजेपी उनको इतना बड़ा इनाम देगी, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन कहा जा रहा है कि पंजाब के और सिख समुदाय, जो कहा जा रहा है बीजेपी से अभी भी जो दूरी है वो बरकरार है, उसको पाटने की नजर से सिरसा की लॉटरी लग सकती है। मुख्यमंत्री के लिए माथापच्ची लगातार हो रही है, क्योंकि अगले 1 घंटे तक हम आपको बताएंगे कि जो अलग अलग फैक्टर्स हैं, अगर आप मुख्यमंत्री के नाम का चयन कर रहे हैं, दिल्ली के लिए एक दूरगामी एक चेहरा देना चाहते हैं, तो किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाएगा। कास्ट इक्वेशन, कम्युनिटी और तमाम फैक्टर्स। और जाहिर सी बात है, जो भी चेहरा होगा वो अरविंद केजरीवाल की शख्सियत से उसका एक पैरेलल ड्रॉ होंगे, तो उसको भी देखकर तमाम फैक्टर्स को फैक्टर्स इन करते हुए, और शीला दीक्षित का जो नेतृत्व था, उस नेतृत्व का पैरेलल ड्रॉ करने के लिए क्या कोई मुख्यमंत्री चेहरा जो है, यंग चेहरा, वो भी सामने लाया जा सकता है। इसीलिए रेखा गुप्ता की दावेदारी बार बार मजबूत बताई जा रही है। इन्हीं सब फैक्टर्स पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में रामेश्वर दयाल जी, सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं। संगीत रागी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश कुमार जी, सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। और मनोज सिंह जी, चुनाव विश्लेषक, मेटराजी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। और अगले 1 घंटे फिर से हम उसी सवाल को लेकर घूमेंगे जो पूरी दिल्ली नहीं, देश जानना चाह रहा है कि भाई दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके नाम की पर्ची जो है वो खुलने वाली है। पर्ची लिखी जा चुकी है, ये सब जानते हैं, लेकिन भाई अभी खुलेगी तो 7 बजे के बाद। लेकिन फिर भी कयास लगा लेते हैं। तो रेखा गुप्ता, हम एक एक करके चलेंगे कि कास्ट इक्वेशन के हिसाब से हम लोग अगर देखें, रेखा गुप्ता वैश्य समाज से आती हैं, महिला हैं, पार्टी से शुरुआत से लेकर अभी तक जुड़ी हुई हैं। डूसू की राजनीति को भी समझा उन्होंने, एबीवीपी से रही, वो सचिव भी रही हैं लगातार, उसके बाद विधायक हैं। तो रेखा गुप्ता क्या वो चेहरा हो सकती है? मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करती हैं, पिता एसबीआई में मैनेजर थे, दिल्ली की पली बड़ी लड़की हैं, दिल्ली को बखूबी समझती हैं। तो क्या रेखा गुप्ता, रागी जी, वो चेहरा हो सकती हैं जिस पर मोहर लग जाए? देखिए, आपने पूछा है क्या हो सकती हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले और जो नाम हैं, कोई भी इनमें से हो सकता है और कोई भी इनमें से नहीं भी हो सकता है। कोई और भी निकल करके आ सकता है। और ये बार बार मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि कौन निकल करके आएगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसके बारे में मुझे तो लगता है ब्रह्मा जी को भी नहीं मालूम है, सिर्फ अमित शाह जी को मालूम है और नरेंद्र मोदी जी को मालूम है। हो सकता है जो जिन चेहरे को पर सहमति बन गई हो और उनको बता भी दिया गया हो, लेकिन अब वो परंपरा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है जहां पर प्रेस में ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग हुआ करती थी। और ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग होने के बाद जो है वो मीडिया उनके नाम को चला दिया करती थी और फिर मीडिया तक वो जानकारी। कम से कम इस 14 साल में नरेंद्र मोदी के केंद्र में आने के बाद ये ऑफ द ब्रीफिंग की प्रणाली और प्रथा जो है वो खत्म हो गई है। सीक्रेसी इतना ज़्यादा होता है कि बस 2 ही लोगों तक वो सीमित होता है, वही नाम जान सकते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। लेकिन संभावनाओं की बात करें तो मुझे लगता है इनमें से कोई भी है, जिन जिन का नाम आपने चलाया है उनमें से कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, इनके इतर भी बन सकता है। लेकिन एक बात बहुत साफ दिख रही थी कि पर्यवेक्षक जिस प्रकार से जिनका चुनाव किया गया है, जब वसुंधरा जी को दरकिनार करना था तो राजनाथ जी को भेजा गया था राजस्थान में।
ताकि जो मतदाता है, जो खास करके क्षत्रिय मतदाता है, वो ना नाराज हो जाए। तो धनखड़ साहब का नाम क्या परवेश वर्मा जी की दावेदारी के जाने से और जो है रविशंकर प्रसाद जी के जाने से, दोनों से जाने से, ऐसा तो है कि एक नाम अभय वर्मा का भी चला था मुझे, लेकिन उसमें कोई बहुत बड़ा दम मुझे नहीं दिखाई देता था। लेकिन ये इस बात के लिए संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि क्या प्रवेश वर्मा जी का जो है वो नहीं होने वाला है या रेखा जी ही आगे हैं। ये अब एक कयास का विषय थोड़ा सा लगने लगा है यहाँ के बाद से जो पर्यवेक्षक चुने गए हैं उनके आधार पर। बाकी तो मुझे लगता है इनमें सब सक्षम है। जो ये प्रवेश वर्मा हैं, उन्होंने एक बहुत बड़े नेता को, अरविंद केजरीवाल को हराना कोई मामूली बात नहीं थी। सौरभ भारद्वाज को हराना मामूली बात नहीं थी। हम लोग जितने सर्वे सुन रहे थे उसमें सौरभ भारद्वाज के बारे में तो साफ साफ निकला, कोई हारे सौरभ भारद्वाज नहीं हारेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन वहां भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पराजित किया। वैसे ही मनीष सिसोदिया को पराजित किया। तो ये सब बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं जिन्होंने उनको पराजित किया है। अब ऐसे में देखना है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व किस पर भरोसा डाल करके कि दिल्ली को एक दुनिया की एक जिसे कहते हैं ना, दुनिया की राजधानियों में के बराबर ला करके खड़ा करें जी। इसमें कौन ऐसा सक्षम नेतृत्व देवाना है, ये मेरी जानकारी में नहीं है। ये तो वही बता सकते हैं। उनके किसी की जानकारी में नहीं है। उनके अनुभव भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि उन्होंने इतनी राजनीति की देखे हैं कि उनको उनके नेता का चुनाव करना और हमारे विश्लेषण का बहुत जमीन आसमान और बीजेपी जब हम लोग कहते हैं विश्लेषण करते वक्त कि ये बड़े चेहरे पता चलता है कि वो किसी ऐसे अनजान चेहरे को बड़ा चेहरा बना देते हैं। बताइए योगी जी की, आज योगी जी बहुत बड़े नेता हैं। यदि मान लेते हैं कि योगी जी को नेतृत्व का वो ओहदा जो है या नेतृत्व नहीं दिया होता, अवसर नहीं दिया गया होता, तो आज क्या इतने बड़े नेता हो पाते। ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संकल्प का है कि आज योगी जी भी इतने बहुत बड़े नेता हैं। अब वो जरूर आज के दिन में कह दें कि मैं बड़ा नेता हो गया हूं, मेरे पीछे लाखों हैं, बिल्कुल लाखों हैं, लेकिन नेता आपको बनाया किसने, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। अब हम एक काम करते हैं कि जरा एक कम्युनिटी वाइज अपने दावेदारों को दिखाते हैं और उनके प्रॉज एंड कॉन्स जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम वैश्य समुदाय की बात करें, बनिया कम्युनिटी की बात करें, तो उसमें जो नाम निकल कर आ रहे हैं उसमें एक रेखा गुप्ता का है, विजेंद्र गुप्ता का नाम है, अजय महावर का नाम उसके अंदर शामिल है। तो यहाँ अगर बनिया कम्युनिटी के अंदर देखा जाए तो अवधेश जी, क्या रेखा जी महिला भी हैं, बनिया भी हैं, पुरानी कार्यकर्ता भी हैं, क्या उनके साथ अगर बनिया कम्युनिटी से ही चुनना है, वैश्य समुदाय से अगर आपको चुनना है, तो क्या वो नंबर 1 पे चल रही है इस वक्त? अगर जीरो इन करना हो मुझे तो मैं रेखा गुप्ता को नंबर 1 मानूंगा। ठीक है। महिला के आधार पर जो पार्टी में उनकी भूमिका है, मतलब दिल्ली के प्रदेश की महासचिव, महिला मोर्चा में इतनी बड़ी पदाधिकारी, विद्यार्थी परिषद, दूसू अध्यक्ष के सेक्रेटरी, भाषा, उनका वार्ड मेंबर, वार्ड कमिश्नर के रूप में चुना जाना, तो ये सारे उनके जाते हैं। विजेंद्र गुप्ता को भी देखें तो विजेंद्र गुप्ता भी सबसे ज्यादा, अगर भाजपा में कोई सबसे ज्यादा वोट से जीत करके आए हैं तो विजेंद्र गुप्ता है, और लगातार चुनाव वो जीत रहे हैं। अच्छे बुरे जो भी, मतलब जब 3 थे तब भी थे, जब 8 थे तब भी थे, तो मतलब और वो भी वार्ड मेंबर रहे, वहां से जीत के आए हैं। विद्यार्थी पर उन्होंने भी डीडीयू का चुनाव लड़ा। अलग बात है कि हार गए, विद्यार्थी परिषद से रहे हैं, संगठन से उनका भी संबंध रहा है, लेकिन वही अध्यक्ष थे। तो अरविंद केजरीवाल का जो उभार था पॉलिटिक्स का, उनके ही समय हुआ। जो वो एक प्रश्न है कि उसमें वो उसका सामना नहीं कर सके, और उस समय भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई थी उस चुनाव में। उस समय उनके पास पूरे अवसर थे, और जो रामलीला मैदान में जो अन्ना हजारे का जो अनशन चला था, उसके रामलीला मैदान की पूरी व्यवस्था कराने में उनकी बड़ी भूमिका थी कि वो ठीक ठाक से हो। बाकी लोग भी उसके पीछे लगे हुए थे, और वो बूमरैंग कर गया, वो फायर कर गया, दूसरी दिशा में चला गया। विधानसभा में भी हो रहे हैं, कोशिश किए, 3 ही लोग थे, तो वो उनके साथ जो है वो थोड़ा सा जो निगेटिव पॉइंट जा रहा है कि विधानसभा में रहते हुए भले 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, जिस ढंग से अरविंद केजरीवाल को सामना करते हुए बीजेपी की एक पहचान बनानी थी, हारे हुए जीते हुए जो भी विधायक थे, कार्यकर्ता थे, उनको गैल्वेनाइज करना था, वो सब उनकी थोड़ी कमी रही, अन्यथा उनका भी जा रहा है। अजय महावर भी देखिए, तीनों उम्मीदवार, कहा जाता है संगठन के बहुत करीबी हैं अजय महावर।
हाँ नहीं, संगठन के करीबी तो सब है, संगठन के करीबी तो वो भी है, वो तो तीनों ही हैं। तो अजय महावार का भी आप देखेंगे तो वो कसौटी पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। लेकिन रेखा गुप्ता, अगर इस 3 नाम में से कुछ चुनना हो तो रेखा गुप्ता को मैं 0 इन कर सकता हूं कि मुझे चयन करना हो इन 3 नाम में से पहले किसको करूंगा तो रेखा गुप्ता को करूंगा। हालांकि व्यक्तिगत स्तर पर देखा है तो विजेंद्र गुप्ता हम लोगों के व्यक्तिगत मित्र भी हैं, वो भी जा सकता है। लेकिन जो इस समय नेतृत्व में थोड़ी बहुत, जो मैं लोगों से बात कर रहा हूं, थोड़ी बहुत समझ चल रही है, जैसा ये बताते हैं, बात सही है कि 2 ही लोगों को रहता है, लेकिन पार्टी के अंदर 6 लोगों का एक आभास रहता है। और गोयल साहब, नहीं वो तो जब आएंगे। हाँ नहीं, वही पूछ रही हूँ कि ये नाम भी कहीं है बनिया समाज से अगर रिप्रेजेंटेशन देना है या नहीं, ये रेस में ही नहीं? किसमें? रेस में अगर ये नाम अगर हम बात करें तो सारे नाम है ये। देखिए आशीष सूद का भी नहीं, आशीष सूद का नाम तो जब आएगा, एक तो देखिए आशीष सूद जो है, नहीं वो एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी मतलब बनिया कम्युनिटी हम लोग सारे में, आपको लगता है कि बनिया कम्युनिटी अगर तो राजकुमार भाटिया ऐसा है, जब वो नाम आप ले रहे हैं तो राजकुमार भाटिया का भी नाम लेना पड़ेगा। राजकुमार भाटिया भी एक सीनियर लीडर हैं, वो भी उसी का, उनका व्यवसाय भी है अपना बड़ा सा, संगठन से भी हो रहे हैं, तो उनकी भी शक्ति है। तो वो तो एक बढ़िया 1-2 तो नहीं जीते हैं, कई है ना उसमें। देखिए आशीष सूद इस समय दिल्ली का एक सोवर नाम है, वो दिल्ली के सोवर नाम है, और इस समय उनकी हैसियत भी है जम्मू कश्मीर के प्रभारी है, सह प्रभारी गोवा के, और अध्यक्ष से थोड़ा करीबी है। अब वो निगेटिव जाएगा पॉजिटिव जाएगा मुझे नहीं मालूम है। और एक सोबर नेता, दिल्ली को जानते हैं, बहुत सोच समझ के बोलते हैं, व्यवहार उनके अच्छे हैं, कोई उन पर व्यक्तिगत आरोप नहीं है, लगातार संगठन में सक्रिय है, और वो भी विद्यार्थी परिषद के बड़े नेता रहे हैं, डूसू के प्रमुख रहे हैं, तो उनके भी वो भी बड़े नेता हैं। उनका पंजाबी कम्युनिटी को भी, जैसे आम आदमी पार्टी में एक संजीव झा की एक छवि थी संघर्ष के सोबर, लगभग अगर आप देखें तो बीजेपी में एक उनकी भी छवि लगभग उस ढंग से है। सर आशीष सूद के नाम पर आपको क्या लगता है कि मतलब 5 नामों में टॉप 5 में हो सकता है, या रेखा गुप्ता बहुत आगे निकल गई रेस में? जब तक शाम को 7 बजे के बाद घोषणा नहीं हो जाती तब तक हम सब पे ही कयास लगा सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो नाम चल रहे 4-5, उसमें आशीष सूद का नाम भी है। प्रदेश के वो महासचिव भी रहे, और उनका संगठन के अंदर वो अच्छे प्रवक्ता भी माने जाते हैं, और वो सबसे बना के भी रखते हैं, ये अच्छी बात है। देखिए अभी विजेंद्र गुप्ता की भी जैसे बात चल रही थी, तो विजेंद्र गुप्ता 2 बार नेता विपक्ष भी रह चुके हैं, और जैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री होता है उससे उसी तरीके से एमसीडी के अंदर स्टैंडिंग कमेटी होती है, तो स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन होता है उसको एक तरीके से एमसीडी का सीएम माना जाता है। तो विजेंद्र गुप्ता वो भी रहे। अभी बात ये हो रही थी कि विजेंद्र गुप्ता जी ने आपकी बात कोई, आप लोगों की बात कोई एलोबोरेट कर रहा हूँ कि विजेंद्र गुप्ता जी ने विधानसभा के अंदर कई बार हल्ला किया और कई बार मामलों को उठाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा ये होता था कि तुरंत बोल दिया जाता था कि इनको उठा के बाहर फेंक दो। और हालात ये हुई है कि विजेंद्र गुप्ता को जैसे होता ना कि बिल्कुल ही उनको 4-5 उनको मार्शलों ने पकड़ा और उनको उठा के बाहर फेंक दिया। तो ये जो आपने बताया कि आशीष सूद हैं और भी नाम है, तो नाम तो बहुत सारे चल रहे हैं। पवन शर्मा जी का भी नाम चल रहा है, राजकुमार भाटिया जी जो आदर्श नगर से जीते हैं और संगठन के और संघ के बहुत करीबी रहे हैं, उनका नाम भी चल रहा है। शिखा राय का पहले नाम चल रहा था, वो भी पंजाबी नहीं है, लेकिन वो चूंकि महिला का मामला है वो पीछे चला गया। शिखा राय और पूनम शर्मा ये नाम भी पीछे नहीं गया है। नहीं सुनिए, शिखा राय का नाम पीछे नहीं गया। ना देखिए मैं कह रहा हूं अगर रेखा गुप्ता जी का नहीं वो देखिए हम लोग तो हमें लगता है। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, महिला अगर मुख्यमंत्री हो तो शिखा राय, पूनम शर्मा, रेखा गुप्ता, कौन आपकी पसंद फाइनल? मतलब अगर देखिए चार महिलाएं चुन के आई है, ठीक है जी। नीलम पहलवान, पूनम शर्मा, अपना शिखा राय और रेखा गुप्ता, ठीक है। तो अगर इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखी जाए कि रेखा गुप्ता जो वो महिला मोर्चा, जो राष्ट्रीय महिला मोर्चा, उसकी फिलहाल वो उपाध्यक्ष भी हैं, और मैंने बताया कि वो वकील भी रह चुकी है। तो अगर इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखा जाए, चुकी है, वकील हैं भाई, हाँ मैं अगर उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखी जाए और जनता में, दिल्ली की जनता में महिलाओं में से इन सबको में से सबसे ज्यादा किसको जानते हैं, तो शायद रेखा गुप्ता जी का नाम पहले नंबर पे आएगा। ठीक है। तो रेखा गुप्ता जी का तो नाम चल ही रहा है, लेकिन मेरा मानना ये, मैं थोड़ा सा एक छोटी सी डिफर बात करना चाहता हूँ कि चाहे वो रेखा गुप्ता जी हो, चाहे शिखा राय जी हो, चाहे प्रवेश वर्मा जी हो, सारी बात तो ये है कि दिल्ली का विकास होना है। और मुझे लगता है जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, उसको पता है
कि हम किसे भी देखिए बना तो दें। एलजी साहब ने काम तो अभी से शुरू कर दिया है, तो दिल्ली का विकास तो मतलब अब बिना किसी अड़चन के होगा डबल इंजन वाली सरकार में। लेकिन अभी फिलहाल मुख्यमंत्री पे फिलहाल लौटे। मनोज जी, आपको क्या लगता है कि महिला, अगर एक देखा जाए अभी तक किसी भी प्रदेश में जहां भी बीजेपी की सरकार है राज्यों में महिला चेहरा नहीं है, तो क्या उसको भी यहाँ पे कॉम्पनसेट किया जा सकता है? और दिल्ली शीला दीक्षित के नाम से जानी जाती रही, आज लोग उनको बहुत पॉजिटिवली याद करते हैं, भले ही एक वक्त में एंटी इनकम्बेंसी हो गई थी, लेकिन आज दिल्ली की जो डेवलपमेंट है उसको एट्रीब्यूट करते हैं शीला जी के साथ। तो क्या उसको पैरेललाइज करने के लिए एक महिला चेहरा हो सकता है? देखिए, मैं शुरू से इस बात को लेकर चलता हूं कि जातीय चीज़ों को हटा दीजिए, कम्युनिटी को हटा दीजिए। बीजेपी इस पे ध्यान ही नहीं देते। जहाँ पे सबसे ज़्यादा जाट होते हैं वहाँ जाट के अगेंस्ट में वो नेता को चुनाव करते हैं। तो ये इनका रहा है कि हम जाते, हाँ मोहन यादव उसी तरफ से ये पूरा रहा है। आप हरियाणा का देख लीजिए उदाहरण, अब हर जगह सोच ही नहीं सकता था। देवेंद्र फडणवीस आप देखना है तो महाराष्ट्र का देख लीजिए, कुछ सारा अलग करके करते हैं। तो जातीय समीकरण मुझे लग रहा है कि देखिए केंद्र में जो अरविंद केजरीवाल जी का शासन जब था, सबसे बड़ी समस्या थी कि केंद्र और राज्य में जो समन्वय होना चाहिए था राजधानी को लेकर, वो सबसे बड़ी कमी दिखी और यही कारण था कि आज दिल्ली इतनी पिछड़ के गई थी। तो ये केंद्रीय नेतृत्व वो व्यक्ति को चुनना ज्यादा पसंद करेगा, वो किस कम्युनिटी से है, किस जाति से है, उसका आप छोड़ दीजिए, कि जो हमारी चीजों को रोड मैप तो सेंट्रल बनाएगा। देखिए ऐसा कौन है बीजेपी में, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, दिल्ली छोड़ दीजिए, जो सेंटर के चेहरों से बना के नहीं रखेगा, ऐसा कौन है? किसमें इतना दम? कई बार ऐसा होता है ना कि सत्ता जब आपके हाथ में आती है ना, तो आपका अहंकार जो है बढ़ाने वाले अपने नहीं बढ़े, तो आपके इर्द गिर्द जो बैठे वाले होते हैं ना, आपका अहंकार इतना बड़ा कर देते हैं कि आप लगता है आप ध्यान रखिए, नहीं आप ही सबसे महान। हाँ, ये कई बार ऐसा है। मैं कई बार आप उदाहरण के रूप में देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत देख लीजिए, रघुवर दास देख लीजिए, शिवराज सिंह चौहान देख लीजिए, बहुत सारे उदाहरण है। मैंने इसीलिए अभी कहा, नहीं उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने इसीलिए जिक्र किया कि भाई योगी जी जो है प्रधानमंत्री के मेटल हैं वो होंगे, लेकिन उनके आसपास के लोग उनकी महत्वाकांक्षा को इतना बड़ा खड़ा कर देते हैं। कल्याण सिंह की पराजय का आप देखिए, कल्याण सिंह को लगता था कि एक समय जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में वो हमारे कारण है। कल्याण सिंह जब हट गए भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने अपनी अलग राजनीति शुरू की, तो कल्याण सिंह जी कहां से कहां आकर गए। मुझे याद है, मुझे एक किस्सा याद है, उस समय विश्व हिंदू परिषद के 1 मिनट उन्होंने कहा कि कानपुर रेलवे स्टेशन पर 10 आदमी उनको रिसीव करने के लिए नहीं खड़ा था। कल्याण सिंह जब हट गए थे तब। तो बड़े पार्टी से आप यदि विद्रोह करके और अपने आप को कहें कि हम बड़े नेता खड़े हो जाएंगे, ये होता नहीं है। नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह कांग्रेस से बाहर निकल कर गए, खत्म हो गए, उनके राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया। तो ये हमेशा समझना चाहिए कि संगठन बहुत बड़ा है, आप उसी के अंदर उसके दायरे में हैं तो आप बड़े हैं। संगठन से बाहर निकल जाते हैं, आपकी हैसियत और आपका जो पूरा जो व्यक्तित्व है वो खत्म हो जाता है। एक नाम यहाँ सामने स्क्रीन पर आ रहा है, तो उसको भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो चेहरा ऐसा लग रहा था कि जब परिवार के तमाम सदस्य इंटरव्यू दे रहे हैं, बेटी यहाँ टीवी पर बैठ रही हैं, बेटा सामने आ रहा है, पत्नी आ रही हैं, तो ऐसा लग रहा था कि बस यही है, बस क्योंकि दिल्ली की परंपरा भी रही है, नई दिल्ली सीट जो जीता है वही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचता है। लेकिन अचानक से क्या होता है, 48 घंटे बाद परवेश वर्मा टीवी की स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। उनको लगा कि ये गलतियां मुझसे हुई हैं कि मैं मीडिया का सामने जाकर मीडिया फ्रेम बनाऊं, तो मुझे बैक होना, चूंकि ये पता है जब से मोदी और शाह का जब आया है पार्टी के अंदर नेतृत्व आया है, तो उनको पता है कि जो व्यक्ति अभी मुख्यमंत्री चुनने के पहले ही जब इतना अपने आप को आगे लेकर जाता है, तो उसके लिए कैसे हिसाब का। परवेश वर्मा को एक गलती महसूस हुई कि मैं शायद ज्यादा उत्सुकता दिखा रहा हूं। नेतृत्व चुनता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मैं अपने आप को नहीं प्रोजेक्ट करना चाहिए था। उनको ये गलतियां महसूस हुई कि अभी पार्टी ने मुझे चुना नहीं है, चुनने के पहले मुझे ये निर्णय लेना, और वो अपने आप को पीछे लेकर आए। और ऐसे स्थिति में मुझे लगता है, देखिए काफी अच्छे नेता हैं, यंग हैं, केंद्र के साथ वो तालमेल भी बनाकर चल रहे थे, सब चल रहे थे, लेकिन एक गलतियां उनकी हुई है, जो चुनाव जीतने के बाद आप चले जाते हैं मिलने अमित शाह जी से, और मीडिया आपके पीछे जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये इनके लिए बड़ा नुकसान कर गया है उस समय के लिए। नहीं, लेकिन मीडिया में कभी उसने, देखिए जो भी उन्होंने कभी ऐसे बयान नहीं दिया। प्रवेश वर्मा का या उसकी पत्नी का जो भी बयान था, जीत का जुलूस था, उनके हाथ में फोटो पकड़ा रहे थे उनकी, तो उन्होंने पकड़ने से मना कर दिया। बहुत संयमित, अत्यंत संयमित, अत्यंत संतुलित, एक विनम्र और अनुशासित कार्यकर्ता वाला हमेशा बयान रहा।
तो इसलिए उस बयान में कहीं कोई समस्या नहीं थी। बल्कि आप तो हम लोगों का काम खराब कर रहे हैं। मीडिया जाएगा तो नेता को आना ही चाहिए बात करने। वो अपनी बात कैसे रखता है ये भी मायने रखता है, उसको भी वॉच करते हैं लोग कि आप अपनी बात कैसे रखते हैं। मैंने उनकी श्रीमती जी को भी देखा बोलते हुए इतनी विनम्रता से, और उसमें कभी उन्होंने कहा कि भाई ये तो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता को जो भूमिका दी जाएगी करना है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। अमित शाह जी चूंकि उनको चुनाव लड़ाए थे, अमित शाह जी ने कहा था तुमको लड़ना है, तुम पहले लड़ाई लड़ो, हम बाकी काम मेरा देखना है। तो मिलने जाना वो तो बहुत कर्सी कॉल था, मिलने जाना ही चाहिए था, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं थी। और अभी उनका नाम रेस में है। नहीं, आपने कहा ना कि आपने राजस्थान का उदाहरण भी दिया। हाँ नहीं, मैंने इसलिए कहा कि देखिए कई चीजों हैं। मैं फिर कल से ये बात कर रहा हूँ कि जो लोग उनको जाट नेता के तौर पर प्रयोग कर रहे हैं कि इसके कारण जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव में भी बीजेपी को फायदा होगा, राजस्थान के जाट जो नाराज थे वो उसका भी फायदा होगा, हरियाणा के अंदर जो है वो एक बड़ा मैसेज जाएगा। तो इस रूप में प्रयोग करने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को उसी जातीय दलदल की राजनीति में घिसटना। भारतीय जनता पार्टी जब जब जातीय राजनीति के दलदल में जाती है उसके लिए निकलना बड़ा मुश्किल होता है, कठिन हो जाता है। कल्याण सिंह भी उसी राजनीति के अंदर घुसे थे, प्रवेश करे। वो हिंदू हृदय सम्राट जब तक थे तब सब ठीक था। जैसे ही उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का ये फॉर्मूला हुआ कि मैं इसका जाति, मैं लोध जाति का नेता हूं, वहीं से कठिनाई शुरू हो गई। वही मैं ये कह रहा हूं कि प्रवेश वर्मा को जो प्रोजेक्शन किया जा रहा है वो उनके लिए ठीक नहीं है। वो एक सोबर नेता है, एग्रेसिव, सोबर के साथ साथ सोबर बोलते हैं लेकिन एग्रेसिव नेता है, और दिल्ली के एक बड़े नेता हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं, अरविंद केजरीवाल को हराया है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो इस रेस से बाहर है, ये मेरा आकलन का विषय नहीं हो सकता है, लेकिन मैं तो सिर्फ इस बात पर विश्लेषण कर रहा हूं कहीं ऐसा तो नहीं कि चूंकि धनखड़ जी को भेजा गया है और रविशंकर प्रसाद जी को दिया है, इसका मतलब है कि पूर्वांचल से ना हो और यहां से भी एक मैसेज होता है। देखिए अगर आप ये प्रवेश वर्मा जी जो है वो 2013 के अंदर महरौली से विधायक भी रह चुके हैं। हाँ। तो विधायक भी रहे और 2 बार सांसद भी रहे, और मैंने उनको बहुत करीब से देखा है। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा जी हुआ करते थे तो मैंने उन्हें कभी भी सचिवालय विधानसभा में नहीं देखा। अब तो दिल्ली सेक्रेटेरिएट ITO पे हो गया, वरना पहले क्या था कि सेक्रेटेरिएट और विधानसभा वहीं थी जहाँ अब है। तो मैंने कभी भी उनको साहब सिंह वर्मा जी के पास कभी नहीं देखा। जब हम कभी घर गए, साहब सिंह वर्मा जी ने कभी पत्रकारों को बुलाया अपने घर के, साहब सिंह जो तो ऐसे जमीन के नेता थे कि मुझे याद है कृष्णलाल शर्मा जी का चुनाव था और जगमोहन जी का चुनाव था। मैं मीडिया इंचार्ज था, जगमोहन जी का वहीं पर देखता था फिरोसा रोटा में, और कृष्णलाल शर्मा जी का चुनाव कार्यालय और दोनों का आमने सामने था। शाम में साहब सिंह जी वर्मा उस समय मुख्यमंत्री हुआ कर आने के बाद वही बैठ करके एकदम जमीन पर जो आगे वो वहीं पर जमीन बैठ करके सामान्य लोगों के साथ चना और भुंजा खा रहे हैं। मतलब अद्भुत तो एक शैली थी उनकी। प्रवेश वर्मा जी के बारे में एक बात और बताना चाहता हूं कि उनको एग्रेसिव नेता पता नहीं कैसे बता दिया गया, मुझे समझ में नहीं आता। जब भी वो हमसे मिले बहुत शुरुआती दौर में भी, बाद में हो सकता है कि उन्होंने कुछ कमेंट्स वगैरह कर दिए, लेकिन जब भी हम घर पे गए तो हमने उनको देखा वो उनको कुत्ते पालने का बहुत शौक है। उनको मैंने कुत्ते पालते और बड़े प्यार से बड़े अपनेपन से बोलते थे। अचानक ये महरौली से जीते, वहाँ कुछ नहीं हुआ, उसके बाद वो सांसद बने, कुछ एक उन्होंने कमेंट्स कर दी, लेकिन आप उनसे मिलेंगे तो बहुत ज्यादा विनम्र है। विनम्र पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में एग्रेशन होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? दिल्ली के अंदर जो ना, दिल्ली के अंदर उनकी इमेज जो ना नेगेटिव बनाने की कोशिश की गई, विपक्षी पार्टी ने की है। लेकिन उन्होंने अपनी उस इमेज को बहुत ही ज्यादा पारिवारिक, और जब बाहरी दिल्ली की सीटों पे जाएं तो एकदम से वो जाट नेता ग्रामीण छवि वाले बन जाते थे, और नई दिल्ली में आके वो एकदम सोफिस्टिकेटेड पारिवारिक और एकदम पॉश। दिल्ली को एक स्मार्ट नेता ही चाहिए जो जीतने के बाद सबसे पहले अपने गाँव मुंडका गए, और मुंडका में मंदिर में गए, सुबह 5 बजे उठ के मंदिर में चले गए। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी का वनवास तो खत्म हो गया था 8 फरवरी को, लेकिन अब दिल्ली को अपना CM
चुनना है तो विधायक दल की जो बैठक होने वाली है, पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो चुकी है, दिल्ली को सीएम कौन होगा इस पर लगातार चिंतन मंथन हो रहा है। कोई सरप्राइज नाम आएगा, जो रेस में चल रहे नाम है उन्हीं में से किसी का एक नाम फाइनल होगा। क्या दिल्ली का सीएम एक दलित चेहरा भी हो सकता है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि 16% वोट बैंक है दलित का। अगर ऑल इंडिया लेवल पर देखें तो क्या एक दलित चेहरे पर भी मोहर लग सकती है, ये हम बात कर लेते हैं। और दावेदार कौन कौन है? रविंद्र इंद्रराज सिंह हैं बवाना से, मंगोलपुरी से जीत कर आए हैं राजकुमार चौहान, मादीपुर से कैलाश गंगवाल और त्रिलोकपुरी से रविकांत उज्जैन, ये नाम है। तो इनमें से कोई एक चेहरा हो सकता है, या दलित चेहरा हो ही सकता है, नहीं हो सकता? देखिए, दिल्ली के अंदर अगर हम जाति के आधार पर अगर हम गणना करेंगे तो दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो दलित है जी। 12 सीटें रिजर्व भी हैं। हाँ, और 12 सीटें रिजर्व हैं, जिसमें से 4 बीजेपी जीती है और 8 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती है। उसके बाद मुसलमान वोटर्स आते हैं 15% के आसपास। तो ये तो सीधी सी बात है कि हमेशा दिल्ली में जो भी सरकार बनी है उनमें दलितों को प्रतिनिधित्व जरूर दिया गया है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो अपना कांग्रेस की सरकार हो शीला जी की, या उससे पहले खुराना जी या साहब सिंह वर्मा जी की सरकार हो, कोई ना कोई दलित चेहरा इनके मंत्रिमंडल में हमेशा रहा है। लेकिन बात हो रही है कि सीएम की, सीएम कौन हो सकता है। तो ये जो 4 नाम है, 4 नाम में से देखिए, मैं जानता हूं कि अगर दिल्ली के अंदर किसी से आप दलित से भी पूछेंगे भाई, तो भाई आम आदमी पार्टी से पूछेंगे कि इन 4 में से तुम किसको जानते हो, तो वो कहेंगे कि हम राजकुमार चौहान को जानते हैं। राजकुमार चौहान, हाँ, राजकुमार चौहान को वो क्यों जानते हैं? देखिए, राजकुमार चौहान एक तो कांग्रेस के अंदर वो 2-3 टाइम मंत्री रहे और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, जो दिल्ली में सड़कें ही बनाता रहता था। तो दिल्ली के अंदर कहते हैं ना, शीला दीक्षित के राज के अंदर खूब सड़कें बनी, तो वो राजकुमार चौहान ने बनाई है। लेकिन उनका माइनस पॉइंट क्या है कि वो कांग्रेस से आए हैं, तो वो उधर मामला उनका माइनस हो जाता है। अब इसमें जो बाकी जो 3 लोग बचे, बवाना वाले और त्रिलोकपुरी वाले और मादीपुर वाले, तो मादीपुर वाले जो अपने कैलाश गंगवाल जी हैं, उनके बारे में माना जाता है कि वो संघ के करीब हैं और वो बहुत सालों से पार्टी के लिए और संगठन के लिए वो काम कर रहे हैं। तो अगर वो नाम कोई आता भी है तो शायद इस नाम के ऊपर चर्चा अभी पहले भी चलती रही है और अब भी चल रही है। लेकिन मेरा मानना यह है कि दिल्ली से हम कह सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन दिल्ली के अंदर कोई दलित मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना ना के बराबर है। ठीक है मनोज जी, आप भी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं? मैंने कहा ना कि देखिए, मैं तो सबसे पहले आपको बता दिया था कि हम तो आपकी पसंद अभी भी महिला मुख्यमंत्री नंबर 1 पे रेखा गुप्ता। हाँ, रेखा हो सकती हैं। हाँ। लेकिन बीजेपी हमेशा चौंकाता है, और जब आपने दलितों की बात की है तो दलितों का नाम इसलिए आगे हो सकता है कि अभी चुनाव बिहार का, अब दिल्ली के चुनाव के बाद बिहार का चुनाव है और इस पे काफी चर्चाएं हो रही हैं कि दिल्ली के चुनाव से क्या हम बिहार को संदेश दे सकते हैं। तो मेरा एक और मानना है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हमने एक यादव चेहरा जीता, लेकिन वो यादव चेहरा दूसरे स्टेट में जाकर वो यादव के लिए काम नहीं कर पाता है, तो यदि दिल्ली में हम दलित को चुनते हैं और वो भी पूर्वांचल से रिलेटेड किसी को चुनते हैं तो बिहार में भी वो काम करे। मुझे उस पर थोड़ा सा डाउट रहता है, क्योंकि क्या कि एक चेहरा जब तक उस समाज का आप बनकर नहीं आती है और आप उसको चुनती है उस समाज के रूप में, तो आपको काम नहीं करता है। तो यहाँ पे एक बात सही है कि जो भी है चौंकाने वाला नाम होगा। यदि हम ज्यादा रेखा जी के बारे में डिस्कशन करते, हो सकता है नाम ना भी हो, तो ये चीजें हो सकती है बीजेपी के पास। लेकिन जो भी चेहरा चुनेंगे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, वो चुनेंगे कि जो उनके विजन को दिल्ली में ला सके। अब बिल्कुल वो छोटा नहीं सोचेंगे, वो 5 साल के लिए नहीं सोचेंगे, वो चाहेंगे कि दिल्ली को एक ऐसा चेहरा मिले जो फ्यूचरिस्टिक हो, लॉन्ग टर्म हो। वो दिल्ली को इतने हाथ से अगर अब आ गई है अपने पास तो जाने नहीं देना। और देखिए, दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है, बहुत सारे हमारे फॉरेन डेलीगेट भी आते हैं, उनके सामने उनको प्रेजेंट करना है, तो वो भी चेहरा ऐसा होना चाहिए कि एक तेज तरार टाइप का चेहरा हो, स्मार्ट चेहरा हो, रिप्रेजेंट कर सके अपने दिल्ली को, तो इस देश की राजधानी को रिप्रेजेंट कर सके। और जाहिर सी बात है पैरेलल ड्रॉज होंगे, चाहे आप कुछ भी कह लीजिए। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जिस तरह से वोट परसेंटेज मिला है, उसमें आप ये नहीं नकार सकते हैं कि टोटली आउटशाइन हो गई। जीते भले ही नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं, लोगों का उनके प्रति प्यार नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते। 44% वोट अभी भी है, तो अभी भी है। तो आपको पैरेलल ड्रॉ करना होगा कि केजरीवाल जिस तरह की शख्सियत है, उस तरह से पढ़ा लिखा चेहरा, युवा चेहरा, एक रिप्रेजेंटेबल, एक पढ़ा वेल रेड शख्स भी आपको देखने होंगे, तमाम फैक्टर्स भी बाकी तमाम कैलकुलेशंस के साथ। कल कौन शपथ लेगा रामलीला मैदान में दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर? लेकिन कयासों का दौर जारी है, तो अब एक लास्ट, क्योंकि हम अपने कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, तो सर टॉप 3 आपकी नजर में? देखिए, सबसे पहले तो सब नाम ले रहे हैं, तो मैं रेखा जी का तो जरूर नाम लूंगा। सेकंड में मुझसे पूछिएगा तो प्रवेश वर्मा का मुंह लूंगा, और थर्ड में मुझे पूछिएगा तो आशीष का। आशीष, हाँ, ठीक है, ये 3 नाम आपके सर?
देखिए पिछले 10 दिनों से जो डिस्कशन चल रहा है तो मुझे तो वो याद आने लग गया कि को नृप हो हमों को हानि। कोई भी राजा बने हमें कोई हानि नहीं है, हमें तो ये है कि दिल्ली का विकास हो। लेकिन सवाल वही है कि जब तक दिल्ली का विकास तो तभी होगा जब कोई सीएम बनेगा। ठीक है। तो मैं सर की बात को बिल्कुल उनके साथ लाइन अप करता हूं कि नंबर 1 रेखा गुप्ता, सेकंड प्रवेश साहब सिंह वर्मा, थर्ड आशीष सूद, चौथा मैं एक नाम और अपनी तरफ से लेना चाहता हूं, सतीश उपाध्याय जी। अच्छा, ये एक चौथा नाम भी है जो इसमें शामिल हो सकते हैं। वो भी ब्राह्मण है और ब्राह्मण भी दिल्ली के अंदर 10% है, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो भी आलाकमान की नजर उन पे भी होगी। ठीक है। लेकिन जो 3 नाम चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। वो टॉप के 3 है, मतलब टॉप के ऑर्डर 3 भी यही है। ऑर्डर भी यही है। चलिए तो देखते हैं कि जो तमाम नाम चल रहे हैं वही नाम में से, इसी ऑर्डर में से ही कुछ निकल कर आएगा, या फिर कई बार हमने देखा है कोई ऐसा नाम आता है कि तुरंत आपको गूगल सर्च करना पड़ता है भाई कौन कहाँ कैसे। हालांकि दिल्ली में वो स्थिति नहीं हो ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो थोड़ा सा इंतजार और है।